अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स रिव्यू और उसके बाद पढ़ेंगे एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। थर्मोडायनामिक्स रिव्यू में हम क्या क्या पढ़ेंगे? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोजिक लॉ, कंबाइन लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन, इनको कंबाइन करेंगे। उसके बाद कुछ प्रोसेसेस पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स रिव्यू में। हमारे पास सबसे पहले है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ है क्या? चार्ल्स लॉ कहता है फॉर एन आइडियल गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर इफ मोल्स ऑफ गैस एंड प्रेशर्स आर कांस्टेंट। वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जबकि मोल्स ऑफ गैस और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए। मेन कि जब प्रेशर और मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट हो गए तब क्या होगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, जैसे कि हम हीट देंगे, एक चूल्हा है, हम नीचे से हीट देते हैं, कोई वाटर है कंटेंट है, तो हीट देते हैं तो हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम जो वाटर का है एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। मीन कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। उसका गैलोजिक लॉ, गैलोजिक लॉ बोलता है द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर ऑफ द गैस इफ द वॉल्यूम एंड मोल ऑफ गैस आर कांस्टेंट। अब बता रहा है कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मीन के प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जबकि वॉल्यूम और मोल ऑफ गैस कांस्टेंट रखे जाएं। कैसे? अगर सपोज करें कोई यहाँ पर कंटेनर में वाटर फिक्स है, तो हम बोल रहे हैं उसका वॉल्यूम हम नहीं बढ़ा रहे, वॉल्यूम उतना रह रहा है। या किसी में गैस फिक्स है, हम उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहे हैं, उसको हम हीट दे रहे हैं। जैसे कुकर में आपने देखा है, तो हमने हीट दी उसको, तो क्या होगा? उसका गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से उसका प्रेशर बढ़ गया। टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज हेल्ड कांस्टेंट। प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं इसका। जैसे एक सिरिंज है, वो हम पूरी खींची हुई है, इसको हम प्लंजर बोल रहे हैं, पूरा हमने इसको सक किया है, तो हमारे पास क्या है? वॉल्यूम क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? प्रेशर इतना नहीं है। जैसे कि हम वॉल्यूम सिलिंडर को प्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो गैस जो एयर बाहर निकल रही है उसका प्रेशर बढ़ रहा है, बाहर निकल रही है, तो मीन के वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये है एग्जांपल बॉयल्स लॉ का। अब कंबाइंड गैस लॉ, बॉयल्स लॉ में हम बोलते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे? तो सॉल्व करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाता है। कंबाइंड गैस लॉ एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये रिलेशन बताता है, इन तीनों लॉज को कंबाइन करते हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलोजिक लॉ। इन तीनों को कंबाइन करके जो यहाँ पर रिलेशन बन रहा है उसको हम बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि आप डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं 11वीं-12वीं क्लास में और थर्मोडायनामिक्स में भी। तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल P2 V2 अपॉन T2। इन तीनों लॉ को कंबाइन करके हमारे पास रिलेशन बना है, जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। हमारे पास दूसरा होता है आइडियल गैस लॉ। आपने पढ़ा होगा PV इज इक्वल टू nRT। n होता है नंबर ऑफ मोल्स या मास, जब 1 होगा PV इज इक्वल टू RT हो जाता है। कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ फॉर डेवलपिंग अ सिंगल इक्वेशन, PV इज इक्वल टू RT। R क्या है? गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 8.314। ठीक है, अगर हमारे पास गैस कांस्टेंट R डिफरेंट है ईच गैस के लिए, तो हमें डिटरमाइन करते हैं किस फार्मूला से। हम क्या करते हैं? R इज इक्वल टू RU अपॉन M। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314,
जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, केल्विन। तो हमारे पास 8.314 ये वाली वैल्यू थी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। हर किसी गैस की अपनी अपनी होती है, तो R इजिकल आर यू अपॉन एम होता है। एम क्या है, मोलर मास होता है या मोलर वेट उस गैस का। आर यू क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का लिया हुआ है। इस तरह यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को डिवाइड करके मोलर मास से हम फाइंड आउट करते हैं गैस कांस्टेंट की वैल्यू आर की फॉर ईच गैस। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ये कब होता है, जब ड्यूरिंग एक्सपेंशन या कंप्रेशन में। जैसे पिस्टन साइकिल में एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रही है, तो हमारे पास क्या होगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है। वो अब रिलेशन देता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, जिसकी वैल्यू है पी वी पावर एन इज इक्वल टू सी। या हम बोल सकते हैं पी इज इक्वल टू सी इंटू वी पावर माइनस एन, क्योंकि उस तरफ हम लेके जाएंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू इनवर्स में चली जाएगी। ठीक है, तो पी वी एन इज इक्वल टू सी। सी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर एन की वैल्यू 1 और 1.4 के बीच में वेरी करती है। किसी किसी बुक में इसको कैसे भी रिप्रेजेंट किया गया है एन को, जैसे कि सपोज करें कि किसी भी इंसुलेटेड सिस्टम में आपके पास क्या है, परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम। मीन के एडियाबेटिक प्रोसेस में कंबशन चैम्बर है जो इंसुलेटेड है, परफेक्टली इंसुलेटेड। तब हम क्या लेंगे, एन की वैल्यू 1.4 लेंगे फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, और आइसोथर्मल के लिए 1 लेंगे। अब आइसेंट्रोपिक मीन एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, एंट्रोपी चेंज ना हो। तो हमारे पास क्या करना है, आइडियल गैस में पी वी एन था, तो हमने क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है आइडियल गैस कांस्टेंट से, जिसका नाम दिया गया है के से। पी वी के इज इक्वल टू सी कर दिया। वैसे पी वी एन इज इक्वल टू सी था, तो पी वी के इज इक्वल टू सी कर दिया। तो इस रिलेशन को आप सॉल्व करेंगे, दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, तो हम बोल सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। P1 इज इक्वल टू सी अपॉन V1 होल पावर के। ठीक है, इस तरह P2 इज इक्वल टू सी अपॉन V2 पावर के। मीन के प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे, आपने डिटेल पढ़ी होगी पहले ही, तो अभी अवर में ले रहे हैं, तो इसलिए P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 होल पावर के हो जाएगा। ठीक है, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 होल पावर के। और उसके अलावा हमने कौन सी इक्वेशन बनाई आइडियल गैस की, PV इज इक्वल टू MRT। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इनको अगर आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे, जैसे कि 1 में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट की जाए, दूसरा वॉल्यूम की। अगर हम प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इससे P इज इक्वल टू V को उस तरफ लेके जाए, क्या है, V C अपॉन V पावर K, P C अपॉन V पावर K, और MR को कांस्टेंट वैल्यू हम रिप्लेस कर रहे हैं, MR इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, C से इसको रिप्रेजेंट करें, और PV अपॉन T इज इक्वल टू C हो जाएगा। PV की जगह P की वैल्यू पुट करें, P क्या हमारे पास C अपॉन V पावर K। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा क्या, TV पावर K माइनस 1 इज इक्वल टू C। ठीक है, और अगर आप VK की वैल्यू फाइंड लेते हैं, इसमें से 1 में से VK इज इक्वल C अपॉन P, तो K पावर डिवाइड हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू C अपॉन V पावर 1 अपॉन K। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अपॉन K, और पुट करेंगे क्वेश्चन 2 में, सेम उसी मेथड से MR को कांस्टेंट लेंगे, तो आपके पास मिलेगी क्वेश्चन TP होल पावर 1 माइनस K अपॉन K इज इक्वल टू C। ठीक है, ओके, क्लियर। ये खाली रिवीजन कर रहे हैं, या आप फिजिक्स में और थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके होंगे। तो हम बोल सकते हैं आइडियल गैस के लिए
अब हम एयर साइकिल स्टार्ट करें उससे पहले हम बोल सकते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी या आर टी, पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल पी टू वी टू अपॉन टी टू। उसके बाद पी टू अपॉन पी वन हमने पढ़ा था, इसको वी टू वी वन अपॉन वी टू, ये पढ़ा था वी वन अपॉन वी टू होल पावर के। तो अगर हम वी वन वी टू यहाँ ले रहे हैं तो वहाँ पर के उस तरफ चला जाएगा, वन अपॉन के हो जाएगा। तो यही किया वी वन अपॉन वी टू इज पी टू अपॉन पी वन होल पावर वन अपॉन के। इस तरह टी टू बाई टी वन इज इक्वल पी टू बाई पी वन होल पावर के माइनस वन अपॉन के। ठीक है, अब इस तरह टी टू बाई टी वन इज इक्वल वी वन बाई वी टू होल पावर के माइनस वन हो जाएगा। ये वाली 5 इक्वेशन रिमेंबर कर लें, ये वाली आगे यूज़ होंगी डेरिवेशन में। हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी है सिस्टम की रिमेन कंजर्व, एनर्जी सिस्टम की रिमेन कंजर्व रहती है। एक से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकता है एनर्जी, या दूसरा पहली बॉडी ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहेगी। जैसे कि यहाँ पर दो स्टेट बताई हुई है, एक ये वाली है, दूसरी ये वाली है। तो वहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, स्टेट वन में हमारे पास यहाँ पर था पिस्टन, ठीक है। तो वहाँ पास स्टेट टू में हमारे पास क्या वॉल्यूम कम कर रहे हैं, वॉल्यूम कम कर तो वहाँ पर प्रेशर इसमें इंक्रीज़ हो गया। तो एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, इसमें इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो हमने जो रिलेशन दिया था इसके लिए U इज इक्वल क्यू माइनस डब्ल्यू, ये डिपेंड कर रहा है डब्ल्यू कौन सा लेना है आपने, या आगे हम डिस्कस करते हैं माइनस लेना है या पॉजिटिव। U क्या है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, Q क्या है हीट ट्रांसफ़र, और W क्या है वर्क है। U इज डेल्टा U क्यू माइनस डब्ल्यू। The internal energy of a system can be changed by doing work on it or by heating or cooling it। ठीक है, इंटरनल एनर्जी कब चेंज होगी, जब हम वर्क करेंगे सिस्टम पे, या हीट करें या कूलिंग करें सिस्टम में। तो इस लॉ से हमें क्या मिला, हम बोल सकते हैं दिस लॉ of thermodynamics tell us that in order to change internal energy of a system we must add or remove heat or do work or have work done by the system। ठीक है, तब यहाँ पास इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम एज हीट प्लस एनर्जी सप्लाइड टू सिस्टम एज वर्क। अब हमारे पास क्या कर रहे हैं, इसमें वर्क की पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम है। जैसे कि पहले हमने लिया माइनस डब्ल्यू, उसमें वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है डब्ल्यू की वैल्यू आप किस कंडीशन में ले रहे हैं, तो डब्ल्यू माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ बताया है हीट हम ऐड कर रहे हैं सिस्टम में, वर्क भी कर रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू, कितनी सप्लाई है, वर्क कितना डन हो रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड वर्क आर फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड एनर्जी इज कंजर्व। मीन के वर्क और हीट जो आपस में ट्रांसफ़र होते हैं, जबकि एनर्जी सिस्टम की रिमेन कंजर्व रहती है। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है इज इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। अब Q और W की साइन किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो ये डिपेंड कर रही है सिस्टम एनर्जी चेंज कितनी हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है सिस्टम में। अगर इंटरनल बढ़ रही है मीन कि हमने हीट और वर्क सप्लाई किया है, अगर कम हो रही है मीन कि हमारे पास वर्क नेगेटिव है।
तो ये वर्क नेगेटिव है और Q पॉजिटिव है. The internal energy of a system tend to increase if the energy is added. ये चीज़ where Q heat and decrease where work done. तो जब इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की इंक्रीज होती है जबकि एनर्जी ऐड की जाए थ्रू हीट के, और कम होती है जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो. तो हम बोलते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल. मीन डेल्टा यू मीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो पहले कितना था अब कितना है. फाइनल माइनस इनिशियल इज क्यू माइनस डब्ल्यू. अगर सिस्टम, आपने दो सिस्टम पढ़े होंगे, एक एक्सोथर्मिक दूसरा एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक मीन के सिस्टम रिलीज करे हीट, तो Q इज लेस देन 0. सिस्टम रिलीज करे हीट, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक. दूसरा होता है एंडोथर्मिक. हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक. Q इज ग्रेटर देन 0. रिलीज होगी लाजमी बात है, सिस्टम में से हीट रिलीज होता है. Q जो हमारे पास सपोज करें जितनी थी वो कम हो रही है, सपोज 1 थी तो उससे भी कम हो रही है, मीन के Q इज लेस देन 0. एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, Q बढ़ जाएगी 0 से, सिस्टम में बढ़ती जा रही है. तो ऐसा यूनिट जूल है, उसको हम फ्रीक्वेंट यूज एज कैलोरी करेंगे. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल एनर्जी के लिए 1 कैलोरी यूज़ करते हैं, उसका मतलब 4.2 जूल के बराबर होती है. अब स्पेशल केसेस हैं ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. कुछ स्पेशल केस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, जैसे कि आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम मीन के आइसोलेशन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आजकल आइसोलेशन है. आइसोलेट मीन कर सराउंडिंग से दूर कर देना, चेंज कर देना, आइसोलेट कर लेना, सराउंडिंग का इफेक्ट नहीं देना. आइसोथर्मल सिस्टम में इनके सराउंडिंग से इंटरेक्ट ना हो या सिस्टम जो है एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट ना करे, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, उसमें क्या होगा, हाँ पास Q इज इक्वल टू 0, नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, सराउंडिंग से इंटरेक्ट नहीं करेगा. मेन क्या हमारे पास इस पे ना हीट ऐड होगी ना ट्रांसफ़र होगी सिस्टम से, मीन के Q इज इक्वल टू 0. ना बाहर से सिस्टम पे वर्क होगा ना सिस्टम बाहर से कहीं वर्क सप्लाई करेगा. W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर रहा ही नहीं है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे. तो डेल्टा यू इज Q माइनस डब्ल्यू या प्लस डब्ल्यू था, तो ये दोनों 0 हो गए, तो डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. यू आई इज इक्वल टू यू एफ हो जाएगा. उसके अलावा साइक्लिक प्रोसेस होता है. साइक्लिक प्रोसेस मीन सिस्टम जो है स्टार्ट और एंड पे सेम पोजीशन पे आ जाए, जहाँ से सिस्टम स्टार्ट हुआ हो वहीं पे ही वापस आ जाए एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, तो उसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल सिस्टम की जो है जो इनिशियल में थी वो फाइनल कंडीशन में हो जाएगी. तो यू आई इज इक्वल टू यू एफ, मीन के हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0. ठीक है, नेट चेंज इंटरनल एनर्जी में कुछ भी नहीं होगा. तो हम बोल सकते हैं इसमें सिस्टम तो वर्क करेगा, लाजमी बात है, हीट भी सप्लाई हो सकती है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 होगा. तो इस इक्वेशन में हमने डेल्टा यू 0 पुट किया तो Q प्लस W बच गया, तो Q इज इक्वल टू माइनस W. ये साइक्लिक प्रोसेस में. दूसरा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस मीन के ऐसा प्रोसेस या ऐसा प्रोसेस जिस किसी सिस्टम में जिसमें एनर्जी थ्रू हीट लॉस ना हो या बढ़े नहीं, हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू 0 हो, चेंज इन हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू 0 हो. ये कब अकम्प्लिश होगा, जैसे कि थर्मली इंसुलेटेड चैम्बर हो. थर्मली इंसुलेटेड चैम्बर मीन के इंसुलेशन करें लेकिन टेम्परेचर जो है चेंज ना करे.
परफॉर्मिंग द प्रोसेस वेरी रैपिडली, जल्दी से ऐसा प्रोसेस किया जाए फास्टली, जिसमें नो टाइम फॉर हीट टू बी ट्रांसफर, टाइम ना लगे हीट ट्रांसफ़र होने में। इसका एग्जाम्पल है एक्सपेंशन ऑफ हॉट गैसेस इन एन इंटरनल कंबशन। हॉट गैसेस की हम एक्सपेंड करते हैं जब, तो वह फ़ौरन करते हैं, जल्दी करते हैं, तो तब हमारे पास क्या होगा, ये वाली कंडीशन मीट होती है। या लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इन कूलिंग सिस्टम, किसी सिस्टम को हम लिक्विफिकेशन कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं गैसेस को, ये स्लोली होगा या फास्टली होगा, तो उस टाइम एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। चेंज इन हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इज इक्वल टू 0 हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। उसके अलावा होता है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक मीन के प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहे। उस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर होता है। पिस्टन सिलेंडर में हमारे पास कौन सा वर्क हम डील करते हैं, बाउंड्री वर्क, क्योंकि बाउंड्री मूविंग होती है, इसलिए हमारे पास इक्वेशन होती है डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। ठीक है, तो माइनस पी डी वी या पी डी वी हम कंडीशन लेते हैं, तो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा उस कंडीशन में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशन। अब दूसरा है आइसो वॉल्यूमेट्रिक या आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम डज नॉट चेंज। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 होता है, या वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, इनिशियल पे जो वॉल्यूम था वो फाइनल पे वॉल्यूम होगा। तो हमें बाउंड्री वर्क होता है पिस्टन सिलेंडर, तो W इज इक्वल टू पी डी वी, तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो अब क्या होगा, ये पूरा W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इस कंडीशन में। तो आप बोलते हैं डेल्टा यू इज इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू, तो W 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, तो इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो हम बोल रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू, हीट ट्रांसफ़र के बराबर है। यहाँ पर दूसरा क्या होता है, आइसो थर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या करेगी, नहीं करेगी। ठीक है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि पार्टिकल्स मूव तब करेंगे जहाँ पास हीट सप्लाई कर रहे हैं या टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो पार्टिकल एक्साइट हो रहे हैं, उनमें एनर्जी चेंज हो रही है, तो वहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, जबकि हीट ट्रांसफ़र हो सकती है वर्क डन के लिए, या वर्क डन हो सकता है सिस्टम पे, तो वहाँ पर डेल्टा यू उस कंडीशन में इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो डेल्टा यू 0 पुट करेंगे तो वहाँ पास क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में या आइसोथर्मल में। अब वर्क डन इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस किस तरह होगा, हमें पता है कि वर्क और हीट जो है उसको हम बोल सकते हैं ट्रांसफर वेरिएबल। ट्रांसफ़र वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चेंज इन स्टेट बताता है कि स्टेट कितनी चेंज हुई है। सपोज़ करें पिस्टन यहाँ था तो यहाँ से यहाँ तक आया, तो हम बोल सकते हैं इसमें चेंज इन स्टेट कितनी हुई, वर्क कितना चेंज हुआ, हमने हीट कितनी सप्लाई करी और वर्क कितना चेंज हुआ। सपोज़ करें यहाँ पर डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या वॉल्यूम हमारे पास कितना जो है हमारे पास हमने पिस्टन को मूव किया है, डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ है या डिस्टेंस कितना चेंज हुआ है। डेल्टा वी क्या है, ये चेंज इन वॉल्यूम टेक प्लेस, पहले यहाँ तक था वॉल्यूम कितना था, अब कंप्रेस हो गया कितना हो गया है। तो हमारे पास ये किससे अकॉर्डिंग हमने कोई ना कोई फोर्स अप्लाई की है, तो हमें पता है प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, और हमें पता है वर्क किसके बराबर होता है, एफ इंटू डी। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा वी, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, इस कंडीशन में सिस्टम पे वर्क
हो रहा है, मीन के नेगेटिव वर्क होगा। तो W का माइनस एफ डी होना चाहिए था, डी की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पर डेल्टा वाई, तो W का माइनस एफ डेल्टा वाई। तो हम बोल सकते हैं F इजिकल टू पी ए, इस इक्वेशन से आ गया, ये हमने पुट किया तो यहाँ पर माइनस पी ए डेल्टा वाई। ठीक है, तो डेल्टा वाई यहाँ पर हमने पुट किया ए डेल्टा वाई ए इंटू एक्स, तो यहाँ पर ए डेल्टा वाई आ गया। तो ये हमारे पास क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, तो हमने मीटर क्यूब पुट कर दिया, तो डब्ल्यू करो माइनस पी डेल्टा वी। तो ये हमारे पास बाउंड्री वर्क है, जब हमारे पास बाउंड्री मूविंग हो तो उसको हम बोलते हैं बाउंड्री वर्क। कासी स्टैटिक प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस होता है? ऐसा प्रोसेस, it is a process in which system remain infinitesimally close to an equilibrium process. When a process is proceed in a such a manner, the system remain infinitesimally close to an equilibrium state. सपोज करें कि प्रोसेस इस तरह होगा कि सिस्टम किसी वक्त हम समझेंगे कि क्लोज है किसमें इक्विलिब्रियम स्टेट पे, लेकिन ये रियल में इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अब सपोज करें इफ द गैस इज कंप्रेस स्लोली इनफ फॉर ऑल ऑफ द सिस्टम टू रिमेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सपोज करें हम पिस्टन साल में गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो हमने स्लोली मूव करेंगे, स्लोली, जैसे कि 2 मिनट बाद देखें पिस्टन यहाँ कहीं होगा तो क्लोज होगा इक्विलिब्रियम स्टेट के करीब। ठीक है, तो स्लोली मूव करता जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कासी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम स्लो मूव करा, तो डेल्टा डी डब्ल्यू मीन चेंज इन वर्क इज इक्वल टू एफ डी एस। ठीक है, तो डी एस यहाँ पर क्या है डेल्टा वी या डी वाई, तो हमने डेल्टा डब्ल्यू या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एस की जगह डी वाई। सिस्टम पे वर्क हो रहा है इसलिए माइनस डिस्टेंस कवर हो रहा है, कम हो रहा है डिस्टेंस, तो माइनस डी वाई में पुट कर लिया। तो पहले की तरह जैसे हमने पहले किया है, इससे पहले स्लाइड पे एफ की जगह पी ए पुट किया तो पी डी वी हो गया। तो इसको चेंज इन इनिशियल टू फाइनल कंडीशन के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर लिया वी एफ और वी आई तक। ये सेम चीज़ है, बाउंड्री वर्क को ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है वर्क डन के फॉर्म में। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या था डेल्टा यूज क्यू माइनस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की जगह हमने पी डी वी पुट कर लिया, यहाँ पर वही वाली इक्वेशन बन गई। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है, ऐसे बताया इफ़ द वॉल्यूम इज़ डिक्रीज डब्ल्यू इज़ पॉजिटिव, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो डब्ल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो डब्ल्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि सिस्टम से वर्क हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है सिस्टम से वर्क होगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डब्ल्यू नेगेटिव होगा। तो ये कंडीशन बताई हुई है। ये था थर्मोडायनामिक रिव्यू। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है या और कोई चीज़ पूछनी है थर्मोडायनामिक्स से तो आप पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एयर स्टैंडर्ड साइकिल इसके बाद। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।